हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर के उत्तर जानेंगे जो कल आपके एग्जाम में जेक बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर टैग पे पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि राइट द नेम ऑफ वन सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल, कि आपके मानव नर के द्वारा स्रावित किए जाने वाले एक लिंग हार्मोन का नाम लिखें। तो टेस्टोस्टेरोन होता है। कि सर जो मेल में आपके मानव नर के द्वारा जो आपकी सेक्स हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगर फीमेल का पूछ लिया जाए तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बोलती। तो दूसरा क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एडिटिव रेडिएशन। एडिटिव रेडिएशन का एग्जांपल बताना है। तो डार्विन्स की अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण दे। तो डार्विन्स फिंचेज ऑफ दी गैलापागोस इजलैंड आपकी हो जाएंगी डार्विन फिंचेज ऑफ दी गैलापागोस इजलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन आपकी 3 कि राइट द नेम ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर, कि आपकी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जाता है। मानव कल्याण में उपयोग में आने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। तो लैक्टोबैसिलस और दूसरा जो आपके हैं वो सैक्रोमाइसिस सीरीविसिए ईस्ट का जो यूज किया जाता है कहाँ पे, फुलाने में, आपकी ब्रेड वगैरह बनाने में। और लैक्टोबैसिलस का यूज कहाँ पे किया जाता है, दही को जमाने में। तो ये 2 बैक्टीरिया का माइक्रोब्स का ह्यूमन बीइंग में यूज है, मानव कल्याण में उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नेम्स ऑफ 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। सर भारत के 2 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट के नाम लिखें। तो एक ईस्टर्न हिमालय है और दूसरा वेस्टर्न घाट है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। 2 ए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बाय विच मेथड डज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ईस्ट में जो आपका ये आपका अलैंगिक जनन संपन्न होता है ईस्ट में, वो कैसा होता है, बडिंग के द्वारा, मुकुलन द्वारा। क्या हो जाएगा, बडिंग, बाय बडिंग। इंग्लिश में लिखेंगे तो बाय बडिंग, हिंदी में लिखेंगे तो मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है व्हाट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि गुणसूत्रीय विकार क्या है। को दिस जेनेटिक डिसऑर्डर आर काउज ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और आपकी एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम अगर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए या उसका अब्सेंस हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ये आनुवांशिक विकार एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य व्यवस्था के कारण होते हैं जिसे हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए लीचेन, लाइकेन क्या है। तो लाइकेन इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी। एक आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंगी के बीच। लाइकेन या शैवाल और कवक के बीच सजीवी संबंध है, इसी को क्या कहते हैं, लाइचेन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 3 नंबर वाले, ये थे आपकी 2 नंबर का, ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर का सुनिएगा कि डिफाइन पोलिनेशन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पोलिनेटेड फ्लावर, कि परागन को परिभाषित करें, वायु से परागित होने वाले पुष्पों के लक्षणों को लिखें। तो पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, कि सर एक फ्लावर के स्टिग्मा और ये एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन आपका जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में उसी को तो हम पोलिनेशन कहते हैं। एंथर से पोलन ट्रांसफर जो पोलन ग्रेन होता है एंथर से स्टिग्मा तक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो अब आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफेलस फ्लावर्स जो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं। पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करता है वेरी लार्ज नंबर में करते हैं पोलन ग्रेन।
पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, वो हल्का होता है, स्मॉल होता है एंड डस्टी होता है। पोलन ग्रेन्स आर ड्राई एंड अनवेटेबल, ये आपके ड्राई होते हैं, अनवेटेबल होते हैं। स्टिग्मा जो होते हैं हेरी होते हैं, कैसा होता है, हेरी, उसमें बाल होते हैं। फिट हेरी होते हैं और ब्रांच होते हैं टू कैच द विंड ब्रोनी पोलन ग्रेन। जो विंड ब्रोनी पोलन ग्रेन आ रहा है वो ब्रांच इसीलिए होते हैं, फिरदरी इसीलिए होते हैं हेरी, कि उसको पकड़ के पोलिनेशन हो सके। तो परागकण किसको कहते हैं, परागन, परागन किसको कहते हैं, परागकण का परागकोश से वर्तिकार्ग तक पहुंचने को परागकण कहते हैं, अभी पूछा था ना। वायु से परागित होने वाले फूलों की विशेषताएं, फूल छोटे, रंगीन, गंधहीन और आपके अमृतहीन होती है। परागकण में बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होती है, परागकण जो है बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। परागकण हल्के, छोटे तथा धूल युक्त होते हैं। परागकण सूखे एवं गीले न होने वाले होते हैं। पवन जनित परागकणों को पकड़ने के लिए कलंक बालों वाला, पंखदार या शाखा युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस एंड एनोलोगस में हमें अंतर बताना है। समजात एवं अनुरूप अंगों में अंतर स्पष्ट करें। होमोलोगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच हैव द सेम ओरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होते हैं। दैट ऑर्गन्स विच हैव द सेम ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शन, कि सर स्ट्रक्चर एक जैसा लगे देखने में लेकिन उसका काम क्या हो, उसका जो फंक्शन हो अलग अलग हो, उसी को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के क्या है, इवोल्यूशन का रिजल्ट है। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, कि होमोलॉगी जो इंडिकेट करता है वो कॉमन एंसेस्ट्री को आपके क्या करते हैं, वो आपका इंडिकेट करता है। आपके बोला जाता है द फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट्स, चीता एंड वुमेन हैव दी सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान बट डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू दी डिफरेंट। कि सर अगर फोर लिम्ब देखा जाए वेल्स का, मछली का, बैट्स का, चीता का और वुमेन का, वो सब एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन उसके डिफरेंट डायरेक्शन में उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड। इन प्लांट द होमोलोगस ऑर्गन में बी ए थ्रोन ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, बोथ एराइजिंग इन दी एक्सेलरी पोजीशन, दोनों क्या एक्सेलरी पोजीशन में बढ़ रहे हैं। दोनों का एक ही जैसा लग रहा है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन जो होते, द ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग हो, ओरिजिन जो हो अलग हो, उसका हम क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे। द एनालोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एक कन्वर्जेंट होते हैं, एक ऐसा होता है कन्वर्जेंट, वो कैसा था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। द विंग्स ऑफ, एग्जाम्पल जो बताया गया, द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर एनालोगस टू विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड का देखो आपके और आपके इंसेक्ट का देखो, दोनों का क्या अलग है। ऑफ ए बैट का आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ बर्ड एंड ऑफ बैट, लेकिन हाउ एवर देयर फंक्शन इज सिमिलर, वो दोनों किस पे काम आते हैं, उड़ने में काम आते हैं सर। अब आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जो फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स आर एनालोगस ऑर्गन, कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो मछली का जो होता है क्या कहते हैं, जो तैरते हैं उसको फिन्स, और फ्लिपर्स जो वेल का फ्लिपर्स होता है, दोनों एनालोगस होता है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम सेम है, उसे एनालोगस कहते हैं। अब आता है सजातीय अंग क्या है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मौलिक संरचना एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाती हैं। समजात रचनाएं भिन्न विकास का परिणाम है। समजातता समान वंश को इंगित करती है। उदाहरण, वेल, चमगादड़, चित्ता और मानव के अगले अंगों की मूल संरचनात्मक योजना एक ही है लेकिन आकार और कार्य अलग अलग हैं, उनसे काम अलग अलग है। इन जानवरों में अलग अलग जरूरतों के अनुसार अनुकूलन के कारण एक ही संरचना अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई।
दूसरा एग्जाम्पल, पौधों में समजात अंग बोगनविलिया का कांटा या कुकुरबिटा का टेंड्रिल हो सकते हैं। दोनों ही अक्षीय स्थिति में उत्पन्न होते हैं। ये आपकी वर्टिकल में है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। देखने में एक जैसा लेकिन काम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप अंग, वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर, फंक्शनल, संरचनात्मक विवरण या उत्पत्ति में अलग होते हैं, अनुरूप अंग कहलाते हैं। अनुरूप संरचनाएं अभिसरण विकास का परिणाम है। तो बोला जाता है उदाहरण कि कीट के पंख पक्षी और चमगादड़ के पंखों के समान होते हैं, क्योंकि कीड़ों के पंखों की मूल संरचना पक्षी चमगादड़ के पंखों से भिन्न होती है, हालांकि उनका कार्य समान है, दोनों उड़ने में काम करते हैं। मछलियों के पंख और व्हेल के फ्लिपर्स समान अंग है, लेकिन ठीक है, समान अंग है क्योंकि इसका दोनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम एक ही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, व्हाट इज बायोगैस? व्हाट इज बायोगैस? हाउ डू माइक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस? बायोगैस क्या है और बायोगैस के उत्पादन में कैसे सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करते हैं? तो बायोगैस इज ए मीथेन रिच फ्यूल गैस। बायोगैस जो होता है वो मीथेन बहुत ज़्यादा होता है उस गैस में। प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ बायोमास। बायोमास का डाइजेशन होने के कारण यह क्या करता है और ब्रेकडाउन किया जाता है किसके द्वारा? एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। तो वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होता है, फ्यूल गैस रिच आपके मीथेन होते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय विथ द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। जो प्रोडक्शन जो होता है कि हाउ डू मैक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो लिखेंगे यहाँ पे मैक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय फ्लोइंग। तो लिखेंगे सर्टेन बैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय विद द हेल्प ऑफ मेथोजेनिक बैक्टीरिया। किसके द्वारा? मेथोजेनिक बैक्टीरिया के हेल्प के द्वारा बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनाएरोबिकली बोले तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं। ऑन सेलुलोजिक मटेरियल आपके प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एलोंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके CH2 प्रोड्यूस होता है। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथोजेन्स। इसको क्या बोला जाता है? मेथेनोजेनिक आपके बोले जाते हैं। एग्जाम्पल मेथेनोबैक्टीरिया। द सिंपल सोलुबल कंपाउंड जो है मैक्रोबियल डाइजेशन और मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय फर्मेंटेशन काउजिंग मैक्रोब्स। फर्मेंटेशन काउजिंग मैक्रोब्स के द्वारा आपके जो मोनोमर्स है वहाँ पे उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं कि आपके सर हिंदी में, बायोगैस एक मीथेन युक्त ईंधन गैस है जो बायोमास के अवायवीय विघटन या पाचन द्वारा उत्पन्न होती है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की सहायता से बायोगैस का उत्पादन कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की सहायता से क्या होता है? बायोगैस का उत्पादन होता है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोसिक सामग्री पर अवायवीय रूप से बढ़ते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में बढ़ते हैं, CO और H2 के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन करते हैं। इन जीवाणुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है मिथेनोजेंस कहा जाता है, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम। माइक्रोबियल पाचन या मोनोमर्स के सरल घुलनशील यौगिक कीवन के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सुनिएगा क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फ्लोइंग डायग्राम शोज ए सिंप्लीफाइड बायोजियोकेमिकल साइकिल। कि नीचे दिया गया जो चित्र आपकी द फ्लोइंग डायग्राम शोज ए सिंप्लीफाइड बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये सर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, रेस्पायरेशन, फॉरेस्ट फायर, ये आपकी बनती है। डेस प्लांट O2 बनता है, तो रेस्पायरेशन के समय क्या बनता है? CO2 बनता है। प्लांट उसे लेके किस में कन्वर्ट करता है? O2 में। अब देखिएगा, नेम द कंपाउंड हुज साइकिल इज शोन इन द अबव डायग्राम।
जो आपकी है तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। व्हाट एडवर्स इफेक्ट डज इट एक्सेस अमाउंट काउज ऑन इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग। अगर इसका ज़्यादा अगर उत्पादन होगा तो क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगे। अब बोलता है कि सजेस्ट 2 वेज ऑफ रिड्यूसिंग इट्स इफेक्ट। तो इसका 2 इफेक्ट को रिड्यूस करवाने के लिए, उसका इफेक्ट को कम करने के लिए 2 वेज सजेस्ट करें। तो सर आपका पहला क्या करेंगे, पहला जो प्लांट मोर ट्रीज, पहला जो लगाएंगे प्लांट ज़्यादा, और कारपुल करेंगे कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएंगे, कम पोल्यूटेड करेंगे। ठीक है, ये सब आप लिख सकती हो। तो नीचे दिया गया चित्र एक सरलीकृत जैव भू रसायन चक्र को दर्शाता है। तो उसको जो दर्शा रहे हैं उसके क्या करने हैं कि उसका आंसर देना है। तो बोला जाता है श्वसन, जीवाश्म ईंधन एवं लकड़ी का दहन, जंगल की आग। तो क्या बनते हैं यहाँ से, सारा चीज से CO2 देता है। फिर पौधे लेके इसे किस में कन्वर्ट करता है, O2 में। उस यौगिक का नाम लिखें जिसका चक्रण ऊपर दर्शाए गए चित्र में दिखाया गया। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अत्यधिक मात्रा का क्या विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर पड़ सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपकी, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। इसके प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय सुझाएं। तो अधिक पेड़ लगाएं, कारपूल करें, या कम से कम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें कि हम लोग सर प्लास्टिक कम यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती है, क्वेश्चन क्या बोला जाता है, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कि कौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचाव के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कॉन्टैक्टिंग से बचने के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो फॉर प्रिवेंशन फ्लोइंग सिंपल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। कि आपके सर सेक्स से अवॉइड करना चाहिए आपके पार्टनर जो अननोन पार्टनर है या मल्टीपल पार्टनर के साथ। दूसरा जो बोला गया, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान आप कॉन्डम का यूज करें। तीसरा अगर आपका बोला गया तो इफ ए पर्सन इज इन डाउट ही सी मस्ट कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर डाउट है कि उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है क्या, तो उसे क्वालिफाइड डॉक्टर से क्या करें, कंसल्ट करें। इफ STD इज डिटेक्टेड, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर डिटेक्ट हुआ तो वन शुड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, तो उसे कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो रोकथाम के लिए निम्नलिखित सरल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अनजान पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्स करने से बचें। संभोग के दौरान हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। यदि किसी व्यक्ति को संदेह हो तो उसे किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। यदि एसिडिटी का पता STD का पता चलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का पता चलता है, तो व्यक्ति को पूरा इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस इन ब्रीफ। एक उपयुक्त एक संकरण आपकी सहायता से प्रभाविता के नियम की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो प्रिंसिपल और लॉ ऑफ डोमिनेंस इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड ओनली वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द इंडिविजुअल। इट इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट एलील। कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बोलो या हाइब्रिड बोलो, इसमें एक एलील अगर एक्सप्रेस कर देते योग्य हो जाते हैं इंडिविजुअल को इफेक्ट करने में, तो उसे हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं या डोमिनेंट एलील कहते हैं। द अदर, जैसे कैपिटल टी लंबा प्लांट और छोटा प्लांट में कैपिटल टी अगर एक आ जाते हैं तो ये लंबा ही बनाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल टी को आप डोमिनेंट एलील बोल सकते हो या फैक्टर बोल सकते हो। द अदर एलील विच डज नॉट शो इट्स इफेक्ट इन द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर, और आप रिसेसिव एलील बोल सकते हो। कि सर अगर दोनों आए या एक आपकी एलील जो है वो आपका क्या रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट स्मॉल टी डॉर्फ प्लांट। तो यहाँ पे द अदर एलील बोलता है कि व्हेन ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन होमोजाइगस टॉल पी प्लांट और होमोजाइगस डॉर्फ पी प्लांट,
पहला F1 जनरेशन में अगर होमोजाइगस टॉल पी प्लांट को और होमोजाइगस डॉट पी प्लांट को क्या करवाए, क्रॉस करवाए, तो ऑल दी प्लांट जो F1 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में जो आपकी मिले F1 जनरेशन में वो सभी टोल मिले। व्हाट टोल? दो दे ऑल्सो रिसीव्ड ए फैक्टर फॉर डॉर्फनेस। तो यहाँ वो क्या किया है कि फैक्टर डॉर्फनेस का फैक्टर रिसीव्ड कर लिया है। द फैक्टर फॉर डॉर्फनेस प्रेजेंट इन F2 प्लांट में बी टेस्टेड बाय सेल्फ ब्रीडिंग। आप दो का जो बना वो सेल्फ ब्रीडिंग का क्या किए, लिए कि एग्जाम्पल समझा रहे। दे मेन इंडिविजुअल ऑफ F2 जनरेशन बोथ टोल एंड डॉर्फ। क्या है कि F2 जनरेशन में जो मिला और डॉर्फ और आपके टोल मिले, किस रेशियो में, 3:1 में। 3 आपकी लंबा प्लांट मिले और एक बोना प्लांट मिला। देयरफॉर इन F2 प्लांट बोथ द फैक्टर फॉर टॉलनेस एंड डॉर्फनेस आर प्रेजेंट। F2 प्लांट में दोनों फैक्टर का दिख गए, टॉलनेस का भी और डॉर्फनेस का। तो हाउएवर द फैक्टर फॉर डॉर्फनेस वाज एनेबल्ड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर फॉर टॉलनेस। कि सर डॉर्फनेस जो है कि एनेबल है एक्सप्रेस करने के लिए जब आपका टॉलनेस का फैक्टर प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर दोनों अगर रिसेसिव ट्रेट्स आ गए तो ये आपका रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिएगा कैसे यहाँ पे बताया गया। तो हेंस द फैक्टर फॉर टॉलनेस वाज डोमिनेंट ओवर द फैक्टर फॉर डॉर्फनेस। तो यहाँ फैक्टर जो टॉलनेस के लिए वो डोमिनेंट हो गया फैक्टर फॉर डॉर्फनेस के लिए। द लेटर फैक्टर वाज कॉल्ड रिसेसिव। दो ये लेटर फैक्टर जो है उसे हम क्या बोल दिए, रिसेसिव बोल दिए। तो यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि ये सर आपके लंबे प्लांट लिए गए टोल का कैपिटल टी और डॉट प्लांट लिया गया स्मॉल टी। ये दोनों में क्रॉस करवाए गए तो यहाँ से देखना कैपिटल टी गैमेट्रीज को अलग कर दिए, स्मॉल टी को अलग कर दिए। तो सर अगर कैपिटल टी और आपकी अगर स्मॉल टी बने तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कंबाइन किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी कंबाइन किया तो ए बनेंगे, फिर आपकी कैपिटल टी और ये वाला पहले एक बार इससे कंबाइन करवाएं फिर इससे कंबाइन करके यहाँ लिखिए, फिर इसको कंबाइन करवाएं यहाँ पे एक जो बने आपकी देखो सभी जो बने वो टोल प्लांट बने। एक अगर टोल कैपिटल टी आ गया तो ये सभी क्या हो गए, टोल प्लांट। तो F1 जनरेशन में सभी टोल प्लांट बने। अब क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाए। अब दूसरा में जो है समझिएगा कि सेल्फ क्रॉस करवाते हैं कि दो प्लांट यहाँ से चूज किए, अब उसमें सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल इसका गेमेट्रीज में तोड़ते तो क्या टूटेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर से क्या टूटेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला कैपिटल टी से कैपिटल टी मिलकर क्या बनेंगे, टोल प्लांट। फिर एक दूसरा में कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलकर क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी मिलकर क्या बनेंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो 3 प्लांट जो हुए वो आपके लंबा हुए और एक प्लांट जो हुए वो क्या हुए, डॉर्फ हुए। तो यहां से फिनोटाइप अगर देख के बताओगे तो 3 प्लांट लंबा, टोल कितना है 3 प्लांट और डॉट कितना है 1 प्लांट। तो किस रेशियो में आया फिनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब देखकर बताना। तो 3 लंबा और 1 डॉट पाया 3:1। जीनोटाइप मतलब ये परसेंट में अगर बोले तो 75% जो है आपका टोल प्लांट आया और आपके एंड 25% आपके डॉट प्लांट आए। जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक मतलब कि कैरेक्टर को देखकर, ट्रेट्स को देखकर। तो एक सार आपका कैपिटल टी मिला, दूसरा जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले और तीसरा जो मिले स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितना मिले, 1। दूसरा जो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितना मिला, 2। और आपकी सर स्मॉल टी वाले कितना मिला, 1 मिला। तो जीनोटाइप मतलब कि जीन्स को देखकर बताना और वो के रेशियो को क्या बोलते हैं, जीनोटाइपिक। तो क्या हो गया, 1:2:1 हो गए। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है प्रभुत्व का सिद्धांत। विश्व में युग्म जी व्यक्तियों या संकरों में केवल एक अलील ही व्यक्ति में अपना प्रभाव व्यक्त करने में सक्षम होता है। इसे प्रमुख कारक या प्रमुख एलील कहा जाता है। दूसरा एलील जो विषम युग्म जी व्यक्ति में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, अप्रभावी कारक या रिसेसिव एलील कहलाता है। जब एक सम युग्म जी लंबे मटर के पौधे और एक सम युग्म जी बोने मटर के पौधे के बीच एक क्रॉस बनाया गया तो F1 में सभी पौधे लंबे थे। जब एक सम युग्म जी लंबे मटर के पौधे और एक सम युग्म जी बोने मटर के पौधे के बीच एक क्रॉस बनाया गया तो F1 में सभी पौधे क्या मिले, लंबे थे। हालांकि उन्हें बोनेपन का एक कारक भी मिला, लेकिन एक बोनेपन का कारक भी उसको मिल चुका है। F2 में मौजूद बोनेपन के कारक
पौधों का परीक्षण स्वयं प्रजनन द्वारा किया जा सकता है। तो स्वयं प्रजनन करवाया गया F2 के बोनेपन के कारक। ठीक है, जब F2 पीढ़ी के व्यक्तियों लंबे और बोने दोनों का अनुपात 3:1 में था, अनुपात 3:1 में था। अतः F2 पौधों में लंबाई और बोनेपन के दोनों कारक मौजूद होते। F2 में जो है पौधों में वो आपका क्या F2 जनरेशन में लंबाई और बोनेपन के दोनों कारक मौजूद होते। हालांकि बोनेपन का कारक लंबेपन के कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ था। कि सर अगर आपको बोले ना कि अगर रिसेसिव को अगर वहां पे शो करना था अप्रभावी कारक या रिसेसिव एलील तो उसको दोनों आना पड़ता, लेकिन वहां पे शो नहीं कर पा रहे थे, अकेले वो डोमिनेंट को हरा नहीं पा रहे थे। इसलिए लंबाई का कारक बोनेपन के कारक पर हावी था। इसलिए यहां पे लंबाई का कारक जो था बोनेपन के कारक पर क्या था, हावी था। बाद वाले कारक को अप्रभावी कहा जा गया और बाद वाले कारक को क्या कहा गया, अप्रभावी कहा गया। तो अब समझिएगा, समझ में आ गया। तो यही तो फिगर दिखाना था, फिगर आपको यही समझाना था। सर समझ में आ गया ना, फिगर यही आपको दिखाने थे, फिगर आपको यही बनाना था। समझ में तो आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है क्या कि हाउ हैज द बायोटेक्नोलॉजी बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, कि कीटरोधी पौधों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार हुआ। कीटरोधी पौधों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार हुआ है। तो द वेक्टर यूज टू इंट्रोड्यूस, वेक्टर आए कि न्यू जीन्स, द वेक्टर यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल is usually a plasmids of the soil bacterium, agrobacterium tumefaciens, because ये इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, because plasmids contain genes that transfer DNA, जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कुछ आपकी जीन्स और ट्रांसफर करते हैं डीएनए को, एंड आर एडेप्टेड टू दी होस्ट, और होस्ट को पे एडॉप्ट कर लिया जाता है। बीटी टॉक्सिन जीन्स जो होते हैं आर क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू पेस्ट, eliminating the need for insecticides. This is how biopesticides are manufactured. For example, BT cotton, BT maize, paddy, tomato, potato and soybean etc. तो कीटरोधी पौधों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार हुआ है। तो पादप कोशिका में नए जीन्स को प्रविष्ट कराने के लिए उपयोग किए जाने वाला वाहक प्राइम मृदा जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस का प्लाज्मिड होता है, क्योंकि प्लाज्मिड में जीन होता है जो डीएनए स्थानांतरित करता है, डीएनए को चेंज करता है, ट्रांसफर करता है। तो बोलता है कि यह होस्ट से समायोजित हो जाते हैं, ये जो होस्ट होते हैं उससे क्या हो जाता है, समायोजित हो जाते हैं। बीटी जीविस जीवाणु से कोलोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है, उदाहरणार्थ बीटी कपास, बिट्टी मक्का, धान, टमाटर, आलू और सोयाबीन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आ जाती है सेक्शन सी, आपकी 5 नंबर वाले क्वेश्चन से 5 नंबर वाला बोला क्या जाता है, सुनिएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम के सहायता से डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को व्याख्या करें। उपयुक्त चित्रों की सहायता से डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल हेलिक्स, और डबल कुछ सेट डीएनए इस तरह से बने हुए। तो आपकी डबल हेलिक्स ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस स्टेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के एस स्टेज पे क्या होता है, रेप्लिकेशन अकर होता है। डीएनए रेप्लिकेशन लाइक ऑल बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस प्रोसीड्स इन 3 एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स। कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो आपके सभी बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो होता है 3 आपकी एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स में होता है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। तो डीएनए पॉलीमराइज इन दी मेन एंजाइम इन दी रेप्लिकेशन प्रोसेस, पहला इनिशिएशन।
रिप्लिकेशन इज स्टार्टेड एट ए पार्टिकुलर रीजन, कि सर रिप्लिकेशन जो आपके डीएनए का रिप्लिका जो बनते हैं वो आपके पार्टिकुलर रीजन में होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। दिस इज द पॉइंट वेयर रिप्लिकेशन ओरिजिनेट, ये आपके पॉइंट होते हैं रिप्लिकेशन जहाँ का रिप्लिकेशन का ओरिजिन, उसे हम क्या बोलते हैं, वेयर रिप्लिकेशन ओरिजिनेट। रिप्लिकेशन बिगिंस विद द स्टॉपिंग ऑफ द ओरिजिन, जो रिप्लिकेशन बिगिन होता है क्या, ओरिजिन, ये ओरिजिन का स्टॉपिंग followed by unwinding of the two DNA strand, followed by the unwinding of the two DNA strand। दूसरा है elongation, the polymerase enzyme starts synthesizing the complementary sequence in each of the strand। The parental strand will act as template for newly synthesizing daughter strand। इलोंगेशन इज यूनिडायरेक्शनल, जो इलोंगेशन जो होगा वो क्या, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होंगे। डीएनए इज ऑलवेज पोलिमराइज्ड ओनली इन दी 5 इंच to 3 इंच डायरेक्शन, देयरफॉर इन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट 3 से 5 ने, ठीक है। इट क्या बोला जाता है आगे देखिएगा, सुनिएगा आगे बोला, इज कंटिन्यूअस हैंस कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, while on the other hand strand the template 5 inch to 3 it is a discontinuous called lagging strand। they occur as fragments called Okazaki fragments। DNA ligase joined the fragments later। अब आते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो बोला जाता है, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स व्हेन टू रेप्लिकेशन फॉर्क बिटवीन देयर टू टर्मिनल मीट ईच अदर, डीएनए सिंथेसिस इज कंप्लीट। कि टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेट होते रेप्लिकेशन जो आपके अक्कर हो रहे हैं जब दो रेप्लिकेशन फॉर्क बिटवीन टू टर्मिनल्स मीट ईच अदर, अगर मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए सिंथेसिस, आप बोलते हैं सिंथेसिस इज कंप्लीटेड। तो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क का क्या है, फिगर है। ये डीएनए पॉलीमराइजेशन हो रहा है 5 डेज आपकी 3, यहाँ 3 डेज 5 डेज है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये डीएनए पॉलीमराइज है और ये आपका डीएनए लिगेज है। और ये समझिएगा कि एरो आपका सर, ये आपका जो आपका जा रहा है, ये आपके जा रहे हैं, अरे क्या आ रहे हैं, आपकी आ रहे हैं। ये 3 डेज 5 डेज है और ये आपका 3 डेज 5 डेज है और ये 5 डेज 3 डेज है। देखिए ध्यान से, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको बनाना है। ये आपकी सर जा रहे हैं, ये आपका क्या डीएनए पॉलीमराइज, और आपका ये क्या है, आपका लेगिंग स्ट्रैंड, ये क्या है डीएनए लिगेज, ये क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये क्या है आपका, जो ये है आपका वो आपका क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये लीडिंग स्ट्रैंड से, ये आपका क्या है लेगिंग स्ट्रैंड से, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से। समझ आ गया, ये आपको बनाना है फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है डीएनए, इसी का हिंदी में सर, डीएनए जो होता है डीएनए प्रतिकृति, डीएनए 2 पूरक रज्जुकों से बना हुआ द्विकुंडली संरचना है। प्रतिकृति इंटरफेज के एस अवस्था में होता है। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकरण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। प्रारंभन, नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि और तीसरा जो है समापन। तो बोला जाता है प्रतिकरण की क्रिया किसी एक स्थान से जैसे बैक्टीरिया एवं वायरस में या अनेक स्थानों से जैसे यूकैरियोट्स में शुरू हो सकती है। जहां से प्रतिकरण की शुरुआत होती है, इन जगहों को प्रतिकृत का स्थल नामकरण दिया गया है। प्रारंभिक क्रिया के दौरान कुंडली के खुलने की क्रिया होती, प्रारंभिक क्रिया के दौरान क्या होता है, कुंडली के खुलने की क्रिया होती। नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि, एलोंगेशन। पॉलीमेरेज एंजाइम प्रत्येक कुंडली में पूरक अनुक्रम को संश्लेषित करना शुरू कर देता है। पैतृक स्ट्रैंड नए संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट में कार्य करता है। इलोंगेशन हमेशा एक दिशा में होता है। डीएनए हमेशा 5 डेज 3 डेज की तरफ बहुलकीकरण करता है। इस प्रकार का एक स्ट्रैंड 3 डेज 5 डेज ध्रुवता वाली टेम्पलेट में हमेशा सतत होता है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरी तरफ 5 डेज 3 डेज ध्रुवता वाली टेम्पलेट में असतत होता है, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तत्पश्चात
उसके बाद या असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं। समापन, प्रतिकरण का समापन रेप्लिकेशन फॉर्क के आपस में एक दूसरे के समीप आने से होता है। जब डीएनए संश्लेषण समाप्त होता है तो आपको को भी ए से बनाना है। ए लीडिंग स्ट्रैंड है, ए लैगिंग स्ट्रैंड है, ऊपर जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है। 5-3-5 जब होंगे रिप्लिकेशन फॉर्क और उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, डीएनए पॉलीमरेज। समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो आपका फिगर है सर, टेम्पलेट डीएनए, सतत संश्लेषण, असतत संश्लेषण, नव संश्लेषित रज्जु, यही तो बन रहे, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे आ रहे हैं। समझ आ गया, ये आपको फिगर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन वुमेन, कि मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। प्रक्रिया की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो बोला जाता है, सुनिएगा, कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक आपका इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेटिज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डायप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्मेटोजोनिया प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म। कि सर स्पर्मेटोजेनिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड मेल गैमेटी का बनाना होता है, किससे, डायप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट है टेस्टिस में, मेल ऑर्गेनिज्म का टेस्टिस से जो प्रेजेंट है उससे, मतलब डायप्लॉइड से हैप्लॉइड बना के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनिस कहते हैं। मैकेनिज्म जो होता है कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखते हैं सर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इट कंप्लीट्स इन 3 फेजेस, ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज, in this phase the germ cells present in the germinal epithelium of the testes divide rapidly by meiotic division. It results in the formation of a large number of diploid sperm mother cell called आपके mother cell, diploid sperm mother cell called spermatogonia. ग्रोथ फेज, एक मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, अब आता है ग्रोथ फेज। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनियम का साइज जो होता है इस फेज में इंक्रीज होते हैं बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रेटिव मटेरियल के एक्यूमुलेट करने के ड्राइव्ड फ्रॉम जर्मिनल सेल्स, जो जर्मिनल सेल्स से क्या होता है, ड्राइव्ड होता है। स्पर्मेटोगोनियम ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म्स डायप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कि सर स्पर्मेटोगोनियम जो है ग्रोज करता है साइज में और ये बना लेता है डायप्लॉइड प्राइमरी आपके स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। उसके बाद जो आपका होता है, देखिएगा कि सर ये आपका क्रोमोसोम नंबर है पेयर पर सेल कितना होता है, 46। 8 प्यूबर्टी में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोसिस करता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्यूबर्टी में टूट रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में वो टूटते हैं सर हैप्लॉइड, आधा में टूटते हैं, 1-2 में टूटा, 2 से फिर आपके यहाँ से, फिर सेकेंडरी आपके स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, सेकेंड मायोटिक डिवीजन होता है। सेकेंड मायोटिक डिवीजन फिर हाफ में टूटा, फिर उसके बाद 23 पेयर, यहाँ पे 46 पेयर आया था, फिर यहाँ पे कितना 23 पेयर आए। फिर यहाँ से देखिएगा स्पर्मेटिड्स में फिर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होते हैं तो फिर कितना, वो जो आपके कितना एलील आते हैं, 23 पेयर आते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 23 पेयर स्पर्म बोलते हैं। अब बोलता है सर स्पर्मेटोजोआ, फिर क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। तो बोलता है मैचुरेशन और मायोटिक फेज। इन दिस फेज आपकी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं डिवाइड बाय मायोसिस, ये मायोसिस होकर अब डिवाइड करते हैं। द डिप्लॉइड आपकी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से अंडरगो मायोसिस, अब क्या जाएगा, पहले माइटोसिस हुआ अब मायोसिस होंगे, मतलब अब डबल सेल में टूटेंगे, पहले हाफ टूटे ना अब डबल में टूटेंगे। आपका बोलता है मायोसिस 1 विच इज ए रिडक्शनल डिवीजन। एक है मायोसिस में क्या होता है, आपके जो होते हैं वो रिडक्शनल डिवीजन होते हैं एंड प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल, और यहाँ से 2 हैप्लॉइड मतलब कि आधा सेल, मतलब कि आपकी जो कॉल्ड सेकेंडरी आपके स्पर्मेटोसाइट्स इच कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम। इसमें जो आपके कितने क्रोमोसोम कंटेन किए होंगे,
23 क्रोमोजोम, इसीलिए 46 क्रोमोजोम होता है ना, टूट के आधा हो जाता है, हैप्लॉइड में टूटे। दिस डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय मायोसिस 2। यहाँ पे मायोसिस होना चाहिए, मायोटिक लिखा हुआ, मायोसिस होने चाहिए, मायोसिस होने चाहिए, मायोसिस होना चाहिए। तो मायोसिस 2 में बोलता है कि रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड्स। क्या बनाता है मायो, आपके सेकेंड डिवीजन में मायोसिस 2 में 4 आपके हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, क्योंकि ये पहले हाफ में टूट रहे हैं। कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। अब इस स्पर्मेटिड्स में कितना कंटेंट होता है, 23 क्रोमोजोम होते हैं। कितना होते हैं, 23 क्रोमोजोम होते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोला जाता है नाउ स्पर्मेटिड्स एंटर इनटू फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो स्पर्मेटिड्स है वो कहाँ, फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंटर करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंड एंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स इनटू मोटाइल एंड फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। कि सर जिस प्रोसेस में वो क्या आपकी सर नॉन मोटाइल और राउंड होते हैं, वो उस पर किस पे कन्वर्ट कर दिया गया, मोटाइल और फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेट ऑफ द स्पर्मेटिड्स इज रिड्यूस्ड। जो ये प्रोसेस में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वेट में क्या होता है, लूज करता है, रिडक्स करता है, और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड। मतलब इसीलिए आपके स्पर्म के जो होते हैं, शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, सांप के जैसा हेड होते हैं और टेल होते हैं, क्योंकि वो इजीली क्या हो सके, मूव हो सके। सर समझ में आ गया। तो बोलता है शुक्र जनन क्या है, तो यह मानव जनन, मानव नर के विरसन के जनन एप्थीलियम में उपस्थित द्विगुणित जनन कोशिकाओं शुक्र जन से अगुणित नर उगमक शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है। क्रिया विधि शुक्र जनन की प्रक्रिया के को 2 भागों में बांटा जाता है, शुक्राणु परशु का निर्माण, शुक्राणु जनन, शुक्राणु परशु का निर्माण, या 3 पर्वावस्थाओं में संपन्न होता है। तो पहला बोला जाता है गुणन की अवस्था, गुणन की अवस्था। तो इस अवस्था में विरसन के जनन एपिथेलियम में उपस्थित जनन कोशिकाएं तीव्रता से समसूत्री विभाजन करती है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक संख्या में द्विगुणित शुक्राणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें शुक्राणु कोशिका जन कहते हैं। वृद्धि की अवस्था, तो इस अवस्था में जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से प्राप्त किए गए पोषक पदार्थों के जमाव से शुक्राणु कोशिका जन के आकार में वृद्धि होती है, जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपकी जो बोला गया अब जो, तो देखिएगा यहाँ पे परिपक्वता की अवस्था। तो इस अवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होना प्रारंभ शुरू में करती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या 2 अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। इस विभाजन के तुरंत बाद द्वितीय अर्धसूत्री आपकी विभाजन प्रारंभ होता है, जिससे शुक्राणु परशु का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्राणु परशु में कितना 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसके बाद शुक्राणु परशु रूपांतरण की अवस्था में प्रवेश करता है। शुक्राणु जनन, अब शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप गोलाकार एवं चलयमान नहीं अचलयमान शुक्राणु परशु चलयमान या चलयमान होता है वो, तो ये क्या चलयमान एवं क्रियाशील शुक्राणु में क्या करता है, रूपांतरित हो जाते हैं, उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। मतलब कि सर वैसा प्रक्रिया जिसमें गोलाकार, मतलब आप सुस्त में पड़े थे उसको आप चलयमान बनाना है और क्रियाशील करना है, शुक्राणु रूपांतरित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में शुक्राणु परशु का भार कम हो जाता है एवं गति के लिए संरचनाओं का निर्माण होता है। तो यही तो फिगर है कि यौवन आरंभ पर जब होता है प्रति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, हर एक सेल का 23 होते हैं। तो शुक्राणु जन क्या करता है, सूत्री विभाजन विभेदन करता है। तो यहाँ पे सेल टूटे तो प्राथमिक शुक्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पे सूत्री विभाजन किया, यहाँ पे माइटोसिस किया, अब क्या करने लगा, माइटोसिस।
तो अब सुनिएगा, माइटोसिस क्या जब हुआ तो क्या हुआ, अर्धसूत्री में विभाजन किए तो ये हाफ में टूट गया सेल। मतलब यहाँ से कितना आया, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीय अर्धसूत्री में टूटे। फिर मतलब कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था तो अब 23 क्रोमोसोम आ गए। अब विभाजन शुक्राणु पुरुष और शुक्राणु पूर्व, तो ये फिर दो किस्में 4 में टूटे। कितना पेयर लेके चल रहा है, 23 ही क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। शुक्राणु पुरुष या शुक्राणु पूर्व बने, विभेदन होने के बाद क्या बना, वो शुक्राणु बना। शुक्राणु बना तो शुक्राणु का स्ट्रक्चर इसलिए से होता है सांप के जैसा, क्योंकि वो मूव भी कर सके और तेजी से कर सके। हल्का होगा तभी इसीलिए सांप के जैसे बनाए हो जाते हैं स्ट्रक्चर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्सप्लेन। कि इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं और वेरियस टाइप्स की इम्यूनिटी हमें एक्सप्लेन करना है। प्रतिरक्षा क्या है और प्रतिरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या हैं, व्याख्या करें। इम्यूनिटी ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक वैसा डिजीज को सर ऐसा है आपका एबिलिटी बॉडी को बना दिया जाता है, ऐसा ओवरऑल बॉडी का एबिलिटी हो गया था जो डिजीज से क्या कर सके, फाइट कर सके, इम्यून सिस्टम के द्वारा कंफर्म हो सके ऑर्गेनिज्म को कि हम काउजिंग डिजीज जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम फाइट कर सकते हैं, तो उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होते हैं, इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से प्रेजेंट होता है। इट इज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ थ्रू आउट लाइफ, ये बर्थ के बाद थ्रू आउट लाइफ में डेवलप्ड होती रहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तैरना ये सब के सर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। इट इज हेरिटेबल इम्यूनिटी, ये हेरिटेबल इम्यूनिटी है, ये आपका इनहेरिटेबल है, मतलब वो आपके पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, ये पीढ़ियों से चले नहीं आ रहे हैं। ये आपका इट इज नॉट एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस अटैक ऑफ डिजीज, ये आपके एक्वायर्ड नहीं होते प्रीवियस जो डिजीज के प्रीवियस अटैक से, लेकिन इट इज नॉट एक्वायर्ड, लेकिन ये एक्वायर्ड होते हैं डिजीज और वैक्सीन रिस्पॉन्स। डिजीज और वैक्सीन के साथ क्या होता है, ये आपकी रिस्पॉन्स एक्वायर्ड हो सकते हैं सर, ये आपके इम्यूनिटी, लेकिन ये एक्वायर्ड नहीं होते प्रीवियस अटैक ऑफ डिजीज। ठीक है, वैक्सीन डिजीज इससे एक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन ये एक्वायर्ड हो जाती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ आ गया। तो अब हिंदी में देखते हैं, तो वो हिंदी में क्या बोला जाता है, सुनिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आपके पैसिव, तो बोलता है दूसरा जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी और तीसरा जो चौथा होता है वो आपका पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो ये जो प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज ऑफ द होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का रिस्पॉन्स करता है, इस होस्ट जनरेट कर लेता है। इट प्रोड्यूस एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रोड्यूस कर लेता है। दिस इज नो साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। पैसिव इम्यूनिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोडक्शन एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड द इनटू द होस्ट में जो आउटसाइड से एंटीबॉडीज डाल के, जैसे सर पोलियो का लगा रहे हो, इसका लगा रहे हो, ठीक है, तो इम्यूनिटी बाहर से बूस्ट किया जाता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें इम्यूनोलॉजिकल आपकी मेमोरी प्रोड्यूस नहीं होती है। अब बोलता है इट में काउज रिएक्शन, इसमें रिएक्शन काउज हो सकता है। तो बोलता है शरीर के वो रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षी तंत्र से मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये चार तरह के होते हैं, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा और आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आपके सहज प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, या आनुवांशिक प्रतिरक्षा है, या बीमारी के पिछले हमले से हासिल नहीं किया गया है, या सर उपार्जित प्रतिरक्षा जो है या व्यक्ति में जन्म के बाद विकसित होती है, या आनुवांशिक नहीं है, या पिछली बीमारी या टीके से उपार्जित की गई है। सक्रिय प्रतिरक्षा जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होता है, या सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ये प्रतिरक्षी स्मृति पैदा करता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, या निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। या प्रतिरक्षी स्मृति पैदा नहीं करता है, या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वेरियस टूल को क्या करना है, डिस्कस करना है। पुनर्योजन डीएनए तकनीकी के विभिन्न साधनों की चर्चा करें, करना है। तो टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन enzymes, क्या restriction enzymes, they belong to a larger class of enzymes called nucleus, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इंडोन्यूक्लियस, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 तरह के होते, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आउट ऑफ विच ओनली टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिर्फ आपके टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज होता है। अदर एंजाइम्स, दूसरा जो है अदर एंजाइम्स, डीएनए लिगेज विच फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर bonds between adjacent nucleotides and covalently links two individual fragments of double stranded DNA। तीसरा जो अल्कलाइन फॉस्फेट्स is used to remove the phosphate group from 5' end of DNA molecule, leaving a free 5' hydroxyl group। It also prevents unwanted self-ligation of vector DNA molecules in procedure of डीएनए टेक्नोलॉजी, आपकी आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। तीसरा जो आपके साथ डीएनए पोलीमराइजेज द डीएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट और कंप्लीमेंट्री डीएनए एंड एल्सो कैटेलाइजेज ए 5' 3' एंड 3' 5' एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट आपके जो है कि द वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी ए फ्रोजन डीएनए सेगमेंट। ये फ्रोजन डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है मॉलिक्यूल। अब बोलता है कि एंड रिप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल के इनसाइड में रिप्लिकेट कर सकता है। वेक्टर्स में भी प्लाज्मिड्स, इसमें कौन हो सकता है, वेक्टर जो है प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड्स, फेजमिड्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, ट्रांसपोन्स एंड वायरस। फोर्थ है आपके क्या बोला जाता है कि कंपिटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन विथ रिकम्बिनेंट डीएनए, कि कंपिटेंट होस्ट होना चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिकम्बिनेंट आपके डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी क्या एसेंशियल है, जरूरी है। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन है, देखिएगा कि सर प्रतिबंध एंजाइम, पहला प्रतिबंध एंजाइम वे न्यूक्लियस नामक एंजाइमों के एक बड़े वर्ग से संबंधित है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के 3 मुख्य वर्ग हैं, प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3, जिनमें से केवल प्रकार 2 प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अन्य एंजाइम्स, दूसरा अन्य एंजाइम्स डीएनए लिगेज जो आसन्न न्यूक्लियोटाइड्स के बीच फॉस्फोडाइस्टर बंधन बनाता है और सहसंयोजक रूप से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ता है। तीसरा आपकी जो बोला गया क्षारीय फॉस्फेट्स का उपयोग डीएनए अणु के 5' सिरे से फॉस्फेट समूह को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे एक मुक्त 5' हाइड्रोक्सिल समूह निकल जाता है। या आरडीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाओं में वेक्टर डीएनए अणुओं के अवांछित सबबंधाव को भी रोकता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए संश्लेषण को डीएनए टेम्पलेट या पूरक डीएनए पर पॉलीमराइज करता है और डीएनए के 5' 3' और 3' 5' एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक क्षरण को भी उत्प्रेरित करता है। तीसरा जो बोला गया क्या कि वेक्टर डीएनए अणु होते हैं, वेक्टर डीएनए जो होते हैं अणु होते हैं जो एक विदेशी डीएनए खंड को ले जा सकती हैं और अंदर दोहरा सकते हैं। मेजबान कोशिका वेक्टर प्लाज्मिड्स, एक बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड्स, फागेमिड, ईस्ट कृत्रिम क्रोमोजोम, बैक्टीरियल कृत्रिम क्रोमोजोम, ट्रांसपोजन और वायरस हो सकती हैं। फोर्थ, पुनः संयोजक डीएनए के साथ परिवर्तन के लिए सच मेजबान आवश्यक है। अब बोलता है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन आवर इन्वायरमेंट, हाउ कैन द एयर पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड।
कि वायु प्रदूषण क्या है, हमारे पर्यावरण पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट से लिया गया है। वायु प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो एयर पोल्यूशन क्या है सर, इट इज द अकरेंस और एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, विदेशी पार्टिकल का क्या एडिशन हो जाना, गैसेज अदर पोल्यूटेंट आपके एयर में इनटू द एयर विच हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, वेजिटेशन, बिल्डिंग एटीसी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। कोई फ्रोजन मटेरियल अगर आपका एयर में ऐड होने के बाद उसको क्या करे, एडवर्स इफेक्ट पड़े किसके ऊपर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, वेजिटेशन और आपकी वेल्डिंग पे, तो उसे हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे। काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मोक स्टेक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज से जो हो रहे हैं सर। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड, सर फॉसिल फ्यूल को जलाना। तीसरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल, व्हीट फ्लोर मिल्स, आपके एस्बेस्टोस, ये सब जो यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, उससे आपके पोल्यूशन निकल रहे, काउज हो रहे हैं। फिर बोला जाता है फोर्थ आपके स्मोक्स फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शन, जो ये सब वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, वहाँ से आपकी जो स्मोक धुआं निकल रहा है उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूटेंट में भी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट जो हो सकता है वो आपके पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट हो सकते हैं, सच एज मेटालिक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सूट, फ्लाई एश, स्मोक, एरोसल, इटसी। गैसियस पोल्यूटेंट जो हो सकते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो आपके होते हैं वो ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स और सच एज पोलन ग्रेन, माइक्रोब्स, मार्स गैस, वोल्केनिक गैस, डस्ट, ये सब आपकी क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है। अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट। द एयर पोल्यूटेंट डिलीटरसली इफेक्ट द आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करता है, एयर पोल्यूटेंट इफेक्ट डालता है। अस्थमा बीमारी सुने हो ना, लंग्स का बीमारी। द रिड्यूज ग्रोथ एंड इल्ड ऑफ क्रॉप्स एंड काउज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, किस ग्रोथ का क्रॉप की इल्ड को रिड्यूस कर देता है और प्रीमेच्योर में ही प्लांट क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग लो सल्फर फॉसिल फ्यूल, जिसमें फॉसिल फ्यूल कम है उसको हम चलाएंगे, यूज करेंगे। रिड्यूसिंग इमिशन, इमिशन कम करेंगे। जोनिंग ऑफ जो है सर इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट फॉर डिस्पर्सिंग पोल्यूशन सोर्सेज, चेंजिंग पोल्यूटेंट टू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स एंड बाय प्रेसिपिटेटिंग पोल्यूटेंट, ये सब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम असर एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, यह हवा में विदेशी कणों, गैसों और अन्य प्रदूषकों की उपस्थिति या वृद्धि है जो मनुष्यों, जानवरों, वनस्पति, भवन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण के कारण थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर और अन्य उद्योगों के स्मोक स्टेक्स, दूसरा ऑटोमोबाइल उद्योगों और घरों में जीवाश्म ईंधन का जलना, तीसरा सूती कपड़ा, गेहूं का आटा मिल, एस्बेस्टस जैसे प्रसंस्करण उद्योग, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट आपकी बोला जाता है वायु प्रदूषक धातु के कण, धूल के कण, कालिक, फ्लायस, धुआं, एरोसोल इत्यादि जैसे कण प्रदूषक हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक। द्वितीय वायु प्रदूषक जैसे ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और प्राकृतिक वायु प्रदूषक जैसे परागकण, रोगाणु, मार्स गैस, ज्वालामुखी गैसें और धूल। हानिकारक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं सर एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषक मनुष्यों और जानवरों की श्वसन प्रणाली पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दूसरा, वे फसलों की वृद्धि और उपज को कम करते हैं और पौधों की समस्या से पहले मृत्यु का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसे कम सल्फर वाले जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके, उत्सर्जन को कम करके, प्रदूषण स्रोतों को फैलाने के लिए मानव बस्तियों से दूर उद्योगों को जोनिंग करके, प्रदूषकों को कम विषाक्त रूप में बदलकर और प्रदूषकों को अवक्षेपित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन जरूर एक बार देख के जाएं। धन्यवाद।